हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी अच्छा हूं, मैं भी बढ़िया हूं, मैं भी शानदार हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एडवांस मैथ्स को, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहला जो हमारा चैप्टर होगा एडवांस मैथ्स में, वो अपने पास होगा ज्योमेट्री। पहला चैप्टर ज्योमेट्री होगा, फिर अपने पास मेंसुरेशन होगा, फिर मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ये चार टॉपिक पहले मैं आप लोगों को करवाता हूं। ज्यादा इनके टफ क्वेश्चंस अपने पास आते हैं नहीं, ध्यान रखना एसएससी में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स यहां पर कवर करवाते हुए चलूंगा। एसएससी का कुछ भी नहीं पता कब सिलेबस का क्वेश्चन टफ कर दे, कब क्वेश्चन आसान कर दे। क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए पिछले 13 ईयर्स हो गए हैं। अभी अप्रैल में मुझे 13 ईयर्स हो जाएंगे। तो कभी पेपर बहुत टाइम पेपर लेंथी आया है, बहुत टाइम पेपर में क्वेश्चंस थोड़े से अलग लेवल के आते हैं, बहुत टाइम क्वेश्चंस आसान भी आए हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को सभी को बता दूं पहली ही क्लास में अपने पास, क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ बच्चों को मौका दिया था इनरोल करने का। और इस बैच में अभी अगर आप लोग इनरोल करते हो तो अर्थमेटिक मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही ध्यान रखना, वो उन बच्चों के लिए है जो कोर्स अपना जल्दी करना चाह रहे हैं। बाद में मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, तो लाइव भी आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो। तो घबराना मत कि हमें तो सर रिकॉर्डेड दे दिया और लाइव पढ़ना है। वो रिकॉर्डेड हम लोग इसलिए प्रोवाइड करवा देते हैं बच्चों को, ताकि जिन बच्चों को कोर्स थोड़ा जल्दी करना है, कोई जल्दी एग्जाम हो, ताकि एकदम सही तरीके से वो पढ़ पाए। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। मैं आप लोगों के लिए एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे मैं कवर करता हूं। प्री, मेंस, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जो भी एग्जाम आप लोग देते हो सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा। दूसरा, मैं यहाँ पर आप लोगों को सीडीएस के जितने भी एग्जाम्स आपके पास होते हैं उसको भी इस बैच में कवर करता हूं। इसलिए एसएससी का पेपर कभी टफ भी आ जाता है, कभी आसान भी आ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे जितने भी रेलवे के एग्जाम्स में मैथ्स आता है ये वाला, उसको कवर कर रहा हूं। और 4 नंबर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स अपने पास होते हैं उनको भी मैं इस बैच में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं, ध्यान रखना। बोलिए हाँ और ना बोलिए, बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो बिल्कुल आप लोग मत घबराना, यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है सारा का सारा कोर्स, मैं फिर कह देता हूं, अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स आपको पहले से रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। तो कोई बच्चा जल्दी कोर्स करना चाह रहा है मैथ्स का, तो वहां से आप लोग देखकर कर सकते हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री की। हमारा जो मैथ्स है वो अपने पास दो ही चीजों में चलेगा, हाँ और ना में। जो भी नए बच्चे आज ऐड हुए हैं वो सारे के सारे सुन लीजिए। और कोई भी बच्चा अगर इस बैच में एनरोल करना चाहता है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 12 बजे ये फिर बैच बंद हो जाएगा। फिर अगले बैच जो भी शुरू होगा महीने भर बाद, उसी में फिर आपको एनरोल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मंगल सीडीएस भी कवर करूंगा, रेलवे भी मैं कवर करूंगा, ध्यान रखना। ये कोर्स सिवा मुझे पूरा मैथ्स पढ़ाने में, अच्छे से पढ़ाने में मुझे अप्रोक्स लग जाते हैं 6.5 से 7 महीने मुझे लग जाएंगे। 6 मंथ से अगर आपको, लेकिन आप अगर जल्दी करना चाहते हो तो ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा, सारी चीजें। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूं ज्योमेट्री की, लेकिन पहली क्लास में आप लोग एक बात तो घबराना मत। शुरुआत में पहले दिन थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब होते हैं ही। अगली क्लास से हम लोग प्रॉपर एकदम सही टाइप से स्टडी शुरू कर देते हैं, तो आप घबरा मत जाना। आपका पूरा मैथ चलेगा हाँ और ना में। एच और एन आपको बोलना है, बड़े बड़े कमेंट आपको नहीं करना है। शुरुआत में मैं बड़े कमेंट इग्नोर करूंगा, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, आप लोग ये भी ध्यान रखना कि आप लोग यहाँ पर रेगुलर रहिए। मैथ सिखाने का काम मेरा है, आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहना। बाकी सारी चीज में अपने आप आपको 100% समझ में आएगा। बस आप लोग रेगुलर रहो। और एक एच और एन में ही बोलना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। समझ में आया तो एच बोलिए, नहीं समझ में आया तो एन बोलिए, उस चीज को मैं आपको वापस समझा दूंगा। तीसरी बात, हमारी जो क्लास होगी वो डेली 1.5 आवर की क्लास होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे 30 मिनट की क्लास होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। शुरुआत के 1 आवर में हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा पूरा दिमाग आपको पढ़ाने पर होता है।
फिर मैं लेता हूं 3 या 4 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, और फिर वापस आकर हम लोग 25 मिनट और पढ़ लेंगे, 27 मिनट और पढ़ लेंगे। इस टाइप से हमारी क्लास चलेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। रेलवे मैंने बता दिया, सारे के सारे जो एग्जाम्स है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। ज्योति सर बेसिक से करवाना, ठीक है। और बता दो ज्योति और कैसे करवाना है, ठीक है ना। हाँ, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन पहले थोड़ी थ्योरी में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस भी साथ शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ नहीं आएगा तब तो हर थ्योरी पर तो क्वेश्चन होता है नहीं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री इस पर क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स बता चुका हूँ, कौन कौन से क्लियर करवा रहा हूँ इस बैच में। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा साथ, क्योंकि सीडीएसबी भी देता है, एसएससी भी देता है, रेलवे भी दे देता है, तो ऐसे नहीं कि हर बैच के लिए अलग अलग ज्वाइन करना पड़े आपको। ये सारा ही कॉमन सिलेबस है, तो मैं इन सभी के क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक बच्चा कह रहा है एलसीएम एचसीएफ के 200 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्लास में भाई, और क्या चाहिए आपको बताओ। नोट्स डेली आप लोगों को मिलेंगे, डेली मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज की क्लास, पहली क्लास, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास हमारी 1 आवर की होगी, ध्यान रखना। कल से 1.5 आवर की क्लास होगी, 1.5 घंटे की। आज की क्लास जो पहली है वो 1 आवर की क्लास होगी। अब बिल्कुल आप लोग चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत रहो, कमेंट्स आप लोग बंद कर दीजिए अपने पास। यहाँ पर ओनली ध्यान दीजिए आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान रखना। अब बिल्कुल शांत रहना। एक चीज आज ही सोच लो कि आपको रेगुलर रहना है, उसके बाद पढ़ाने का काम मेरा है, याद रखना सिखाने का काम मेरा है। अब कमेंट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे सामने कमेंट्स भी चलते रहते हैं, तो आप बड़े बड़े कमेंट अगर करते हो तो बहुत बार ध्यान उधर चला जाता है। इसलिए कमेंट बिल्कुल बंद। एच और एन में पहले 1.5 घंटे में आपको कोई कमेंट नहीं करना, याद रखना, ठीक है। चलिए, यहां पर लैपटॉप में अगर क्लास चलानी है तो आपको एक नंबर होगा मदर्स का, उस पर आप कॉल कर लीजिए, उनसे आप लोग पूछ लिया करो ऐसी दिक्कत। विद्याशंकर भाई, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, एक हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल के बारे में। सबसे पहले जो एसएससी, रेलवे और सीडीएस के सिलेबस में है उसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा है अपने पास ट्रायंगल, तीसरा है अपने पास सर्किल, चौथा है अपने पास क्वाड्रिलेटरल, पांचवा है अपने पास पॉलीगॉन। ये जो प्रत्येक पॉइंट है ये अब अलग अलग भागों में बचा है। ये जो पॉइंट है प्रत्येक पॉइंट अब अलग अलग भागों में बटा है। और यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि आप लोग यहां पर जो भी अब थोड़े से बड़े टॉपिक चलेंगे, तो जब भी अपने पास बड़े टॉपिक अगर चलते हैं तो उस टाइम आप लोग ऐसा कर सकते हो, जिस बच्चे ने पहली बार अगर एडमिशन लिया है या जो पहले से एडमिशन ले चुका है जिन्होंने, तो मैं ये कहूंगा कि इस चैप्टर के साथ साथ, क्योंकि मैं शुरुआत में जो क्वेश्चंस और थ्योरी में करवाऊंगा उसको आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद वापस पढ़ोगे तो वो 40-45 मिनट में ही कवर कर लोगे। मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना आपके समझ में आ जाए। तो एक टॉपिक साथ और उठाइए, कोई भी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है उसका एक टॉपिक भी साथ साथ आप लोग चाहो तो कर सकते हो, जिस बच्चे को जल्दी मैथ्स करना है। और बाद में सारा मैं वापस लाइव तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो साथ साथ मेरे चाहो तो लाइव आप लोग पढ़ सकते हो। हाँ, क्लास के बाद रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा भाई 4-5 घंटे रिकॉर्डेड आने में। यहां पर ध्यान रखना, जैसे अगर आप लोग ट्रायंगल की बात करते हो तो ट्रायंगल में अपने पास फिक्स है, सबसे पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए आपको। मैं फिर कहता हूं, फिर बार बार बता देता हूं, बड़े बड़े कमेंट्स अगर करोगे बिना मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय आप लोग एच और एन में बोलते रहो और मेरी बात सुनिए सब लोग। दूसरी चीजें कोई भी आपको कमेंट करना है नहीं। दूसरा अपने पास इसका होगा इन सेंटर के बारे में। तीसरा अपने पास होगा सरकम सेंटर के बारे में। चौथा अपने पास है ऑर्थो सेंटर। पांचवा अपने पास है सेंट्रोइड। ये है अपने पास यहां पर सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी। फिर है अपने पास सिमिलरिटी। फिर है अपने पास सीवीएन। और फिर है अपने पास एमपीजी। फिर है अपने पास मिसलेनियस।
ऐसे ही जैसे आप लोग सर्किल की बात करोगे तो सर्किल में अपने पास सबसे पहले है इसका बेसिक, फिर है इसके आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर है इसके कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर है इसके टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर है अपने पास यहां पर इसका जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस। फिर हम लोग ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स पर आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में भी अपने पास अलग अलग है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अपने पास पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रिपेजियम है, वो सारी की सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगी। और फिर अपने पास है पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज, जिसमें हम लोग हेक्सागन और ऑक्टागन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रेगुलर पॉलीगन के बारे में और पढ़ेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये चीजें मैं साथ साथ हिंदी भी लिखते चलूंगा, क्योंकि शुरुआत में मैं बहुत सारा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में पिक्चर बनाना चाहता हूं कि इस टाइप से अपने पास होना चाहिए। तो साथ साथ जब भी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको साथ साथ प्रत्येक चीज की हिंदी भी साथ साथ बताते चलूंगा। तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको साथ साथ बताते चलूंगा, ये लिखवाता चलूंगा। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक बार अगर मैं कमेंट्स को करता हूं मेरी तरफ से डिसेबल, आपकी तरफ तो कमेंट आएंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से हटाता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से जो बताना चाहूं वो मैं बताऊं। बाद में मेरे सामने कमेंट्स में वापस ले आऊंगा ताकि पूरा ध्यान हमारा क्लास पर रहे। और मैं कमेंट्स को एक बार डिसेबल करता हूं। तो देखिए, कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहां पर अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहां पर जो एडवांस मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा वो सारा का सारा जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो भी थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो सारा का सारा लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। ये चीज आप लोग याद रखना। लेकिन जो भी रियल में सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अगले एक साल के अंदर, आपको लगता है कि मैं 6 महीने सर से पढ़ूं और 6 महीने में ही या 6-7 महीने में ही मेरा जो मैथ्स है ना वो बहुत ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं प्रत्येक क्वेश्चन कर पाऊं। 25 आते हैं तो 25 में से 24 या 25, या 30 आते हैं तो 30 में से 28, 29 या 30 क्वेश्चन करूं। तो उसका एक ही तरीका है भाई कि मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो एक थ्योरी आपको साथ साथ अपने नोट्स खुद भी बनाने हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जब आप लोग रिवीजन करोगे तो मान लीजिए मेरे नोट से आपको रिवीजन करने में आज अगर 1 घंटा लग रहा है तो एग्जाम के नजदीक भी 1 घंटा ही लगेगा, उसमें टाइम कम नहीं होता, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और आपको किसी दूसरे की राइटिंग जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए आप लोग हमेशा और हमेशा अपने नोट्स खुद बनाना, और आपके जो नोट्स हैं उससे आप लोगों का रिवीजन जल्दी होता है, यह आप लोग ध्यान रखना। कमेंट्स मैंने एक बार डिसेबल कर दिए, जब भी मेरे पास कमेंट्स आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मेरा मूड है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का। जब भी कोई बैच शुरू होता है 10-15 मिनट खराब होते ही होते हैं, तो आप घबराना मत, अब हमारी क्लास स्मूथ शुरू हो जाएगी। तो यहां पर मैं जब आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगा, ध्यान रखना तीनों बच्चों को मैं साथ लेकर चल रहा हूं, या स्टेट कोई भी एग्जाम दो। और कोई भी बच्चा अगर मुझसे पूछता है कि क्या सर मुझे साथ साथ मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे रेलवे का एग्जाम्स भी देना चाहिए क्या, मैं कहूंगा भाई जरूर देना चाहिए। यहाँ पर काफी बार कुछ पोस्ट जो हैं वो आपकी बड़ी जल्दी निकल जाती हैं। क्या मुझे सीडीएस का एग्जाम देना चाहिए, आपको फोर्स में जाना है नहीं जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। इससे आप लोगों का एग्जाम का डर दूर होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आप लोगों को एग्जाम जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, सीडीएस का जो एग्जाम पेपर है वो निकलना थोड़ा सा आसान होता है, उसका जो एसएसबी होता है वो टफ होता है, तो पेपर निकलना थोड़ा सा आसान होता है। तो एक पेरेंट्स को दिखाने के लिए भी चीज होती है कि बच्चे ने सीडीएस का पेपर तो क्लियर कर लिया, तो उनके मन में भी थोड़ी सी शांति मिलती है, और आपका 5-7 महीने और मिल जाते हैं। जैसे लगता है ना कि 2 साल दे रहे हैं और फिर आपको एक भी एग्जाम नहीं निकलता, तो 1 साल 10 महीने में वापस घर बुलाकर कोई दूसरे काम में डाल देता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप दिखा सकते हो कि एक एग्जाम निकल गया है, तो 5-7 महीने आपको और मिल जाते हैं, जिससे हो सकता है कि 2-4 महीने में आपका आगे सिलेक्शन हो जाए। इसलिए एग्जाम्स आपको जरूर देने चाहिए, जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ आप
आप तैयारी करना शुरू कर दो कि बीएड कर लेता हूं, टीचर भी साथ दे दूंगा। वो काम साथ नहीं करना, लेकिन ये जो सिलेबस है जिसमें ये साथ साथ आपको जरूर देना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर जैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रायंगल की, सबसे पहले त्रिभुज की। और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको अब एडवांस मैथ्स में पढ़ा रहा हूं और एडवांस मैथ्स में काफी अच्छे से, काफी शानदार तरीके से आपको सिखा दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस एक चीज याद रखना कि आप लोग रेगुलर रहना, उसके बाद समझाने का काम मेरा है। अगर आप रेगुलर रहते हो फिर नहीं समझ में आए तो मेरे पास आ जाना। जयपुर में मैं 12 से 1 स्टूडेंट से ही मिलने के लिए बैठा रहता हूं। 12 से 1 कभी भी आप गोपालपुरा ब्रांच पर आ सकते हो और मुझसे आप लोग मिल सकता है। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ट्रायंगल या त्रिभुज। और सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो मैंने अभी भी आप लोगों को 10 पॉइंट लिखवाए थे। उन 10 पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा आज की क्लास में। मैं पहला पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर साथ साथ क्वेश्चंस भी आप करवा दीजिए, तो कल से साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस भी इसमें शुरुआत करवा दूंगा और फिर लास्ट में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस भी ले लेंगे। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा समझ में आती है तो साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और उसके बाद हम लोग थ्योरी भी ले लेंगे और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और फिर लास्ट में हम लोग इन सभी के मिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, अपने पास सबसे पहले जब आप लोग पहला पॉइंट बेसिक पढ़ोगे तो उस बेसिक के अंदर अपने पास यहां पर ट्रायंगल के बेसिक के अंदर अपने पास 7 पॉइंट है। उन 7 पॉइंट को जब अगर आपको लगता है कि ज्योमेट्री का सर्च है कितना भी, देखिए मैं फिर बता देता हूं, एक छोटा सा 2 मिनट में आपकी और लूंगा। 2013 का पेपर एसएससी का बहुत आसान पेपर आ गया। 2012 का पेपर अब आपको आसान लग सकता है, लेकिन उस टाइम आपका बहुत टफ पेपर था 2012 का उन स्टूडेंट्स के लिए। 2013 का आसान आ गया, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा था। 2014 का पेपर फिर आसान आ गया और मैं उन बच्चों को वैसे ही पढ़ा रहा था जैसे चल रहा था। 2014 में पेपर भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही ले रहे थे। 2014 लास्ट तक आते आते कुछ बच्चों ने कहना शुरू किया कि सर आप इतना ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पेपर तो थोड़ा आसान आ रहा है, आसान पूछ रहा है, आप इतना टफ पेपर क्यों ले रहे हो, ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप टफ बना रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, 15 में तो बच्चों ने आके लड़ाई करना शुरू कर दी। 16 तक आते आते तो थोड़ा सा माहौल ऐसा होने लग गया कि सर क्यों पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ते ही नहीं। हमारी रेस्पेक्ट 2017 में बढ़ी जब फिर से पेपर उसी लेवल का आया जो 2012 का पेपर आया था, वही अब 17 का भी आसान लगेगा। लेकिन याद रखना, आपको अगर एसएससी, रेलवे, सीडीएस अगर आपको देना है तो आपका सारा चीजें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप रिग्रेट नहीं करो कि ओहो यार मैंने पढ़ा कम था आ गया ज्यादा। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। मैथ्स के साथ साथ इस टाइम एक सब्जेक्ट और जीके पर आप लोग साथ साथ ध्यान दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का पेपर निकल जाएगा। जीके अभी से पढ़ना शुरू करना आप लोग याद रखना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। तो मैं प्रत्येक पॉइंट आपको समझाते चलूंगा, मेरी तरफ से ही मैं बताते चलूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, ये चीज मैं बताते चलूंगा। कल से मैं साथ साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी ले लूंगा, घबराना मत। जो भी चीजें एक्स्ट्रा होंगी, क्योंकि अकेला ट्रायंगल तो है नहीं अपने पास, पूरा का पूरा अपने पास ज्योमेट्री है, तो जो भी चीजें आगे की होंगी जो हमें प्रूव करनी पड़ेंगी उसको मैं एक बार कहूंगा कि इस टाइम भाई याद कर लो, जब वो खुद पॉइंट आएगा तब उसको भी मैं प्रूव कर दूंगा। मान लो सिमिलरिटी का कोई पॉइंट आया, सिमिलरिटी पॉइंट में पढ़ाऊंगा आपको 6 नंबर, उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने या पॉइंट आपके सामने आता है तो मैं कहूंगा ये रटवा दूंगा, समझा दूंगा सिमिलरिटी में, अभी इस चीज को आप लोग रट लीजिए। ऐसा करते हुए मैं बढ़ूंगा। तो यहां पर अपने पास ये जो है एक ट्रायंगल, पहला पॉइंट अपने पास बेसिक का, और बेसिक में मैं 7 पॉइंट आपको बताऊंगा और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अपने नोट्स आप लोग खुद बनाना, ताकि उससे थोड़ा सा फायदा मिलता है एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में। अपने पास पहला पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एक त्रिभुज अपने पास है, एक ट्रायंगल अपने पास है, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बात है क्यों? जो भी चीज आज तक एसएससी, रेलवे, सीडीएस और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है उसको मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा।
जो पॉइंट आज तक आए ही नहीं कभी, और मुझे लगता है ये आ सकता है, मुझे खुद को लगता है पर्सनली कि ये आ सकता है यार, कभी बच्चे से कहीं पूछ सकता है, तो उस चीज को मैं कहूंगा कि भाई इसको याद कर लो, क्योंकि आज तक आया तो है नहीं, तो प्रूव याद करने की जरूरत है नहीं, या प्रूव तो कुछ किसी चीज का याद भी नहीं करना आपको। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को बेसिक से पढ़नी है, ताकि वहां पर नया क्वेश्चन जब बन जाए तो आप लोग खुद क्वेश्चन करो। याद रखना, आप लोग इस चीज को, मैं चाहता हूं कि आप नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू करो। अगर मैं ज्योमेट्री के यहां पर 5000 क्वेश्चंस भी करवा दूं, तो भी एसएससी, रेलवे या सीडीएस जो है वो अलग लेवल का क्वेश्चन बना सकता है। तो जब तक आप नया क्वेश्चन खुद करना शुरू नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, कि ये तो रट लिया और नया क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के कहीं से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, कहीं से एक्स्ट्रा लाइन खींचनी पड़ती है, कहीं से कोई और चीज सोचनी पड़ती है, तो वो आप लोग ओनली और ओनली तब सोच पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। यहां पर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, कैसे प्रूव करेंगे, तो हर चीज के बारे में आप लोग क्यों सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, धीरे धीरे आपका ज्योमेट्री में दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, और एक बार जैसे आपका डर दूर हुआ, देखना आपको कितने मजे आने शुरू हो जाएंगे। मेरा काम आपको मैथ्स पढ़ाना तो है ही है, साथ ही मेरा काम यह भी है कि मैं आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करूं, ताकि आप घर पर क्वेश्चंस करो, खुद से क्वेश्चंस हो, तो फिर पढ़ने का आपका मन करेगा। डराने का काम नहीं है मेरा। यदि पहला पॉइंट याद रखना, कल की क्लास में मैं ये चीजें बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, ध्यान रखना। लाइन और एंगल के बारे में पढ़कर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, जब भी जेड बन रहा हो, चाहे जेड ऐसे अपने पास उल्टा बने, चाहे ऐसे अपने पास सीधा बने, पैरेलल लाइन से अगर जेड बन रहा हो तो ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, पहली बात। और दूसरी बात, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर क्योंकि मैं आपके कमेंट अब अनेबल कर लेता हूं, ताकि साथ साथ आपके कमेंट्स भी देख सकूं। पूरा मैथ्स एच और एन में आप लोगों का चलना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। लोकेश सैनी लव यू बोल रहा है, लव यू लोकेश भाई, लेकिन अभी अपनी भावनाओं पर आप कंट्रोल करो और पूरा का पूरा ध्यान अपने पास लगाओ, किस पर, मैथ्स पर। याद रखना, अपने पास इसके सामने ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, जब भी किसी वर्टेक्स को दर्शाना है तो कैपिटल लेटर से, और इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बोलते हैं, इसके स्मॉल बी, और ये अपने पास स्मॉल सी। ए से पास होती हुई और बी सी के पैरेलल हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान रखना नहीं पता लगेगा। किसी बच्चे के दिमाग में, घर पर जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो लगभग 99% क्वेश्चंस मुझे पहले से ही पता है, तो मैं आपको खुद ही रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग, ऐसा नहीं हो, बहुत कम होगा कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बने। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। टेस्ट जो होगा वो एवरी सैटरडे को होगा भाई, प्रत्येक सैटरडे को मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेता रहूंगा। इस बार हमारा परसेंटेज का टेस्ट है सैटरडे को। कोई बच्चा पढ़कर अगर देना चाहे तो, कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो बाद में पढ़ूंगा आपसे परसेंटेज, पहले एडवांस पढ़ूंगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं सेकंड ईयर में ही हूं, तो कोई भी, या फर्स्ट ईयर में ही हूं, तो बाद में जब पढ़ोगे वापस, तो वापस से आपका टेस्ट होगा, उस टाइम आप दे सकते हो। लेकिन अब इस सैटरडे को, परसों मतलब, अपना जो टेस्ट है वो किसका है, परसेंटेज का है, ध्यान रखना। यहां पर टेस्ट का रिप्लाई मैंने कर दिया भाई, अब एक्स्ट्रा कमेंट मत करना, नहीं तो धो दिए जाओगे। और क्लास में धोने का मतलब पता होगा आपको, पीटा कम जाता है और घसीटा ज्यादा जाता है क्लास में। देखिए, यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, किसी बच्चे को बैठे बैठे लग सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा पैरेलल लाइन खींचने, ध्यान रखना नहीं पता लगेगा। जिसने पहली बार प्रूव किया उसने इसको बहुत सोचा होगा, हो सकता है उसने 1 घंटे सोचा, हो सकता है 2 घंटे सोचा, हो सकता है 3 दिन सोचा, हो सकता है 3 महीने सोचा हो कि त्रिभुज के, क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ ट्रायंगल बनाना ही मुश्किल था, तो हो सकता है उसने पता नहीं कितने दिन सोचा हो। तो धीरे 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 हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया, उन्होंने उनको पढ़ाया, और उन्होंने, उनके टीचर ने उनको पढ़ाया, ऐसे चलता हुआ आ रहा है। तो आप लोग ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस चीज को सीखना, क्योंकि पहले से आपको पता होगा तो सोचो आप 2200 रुपए क्यों देते। अगर सब कुछ आपको पहले से ही पता हो तो 2200 रुपए यहाँ पर 2199 रुपए आप क्यों देते। इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि कोई नई लाइन अगर कभी ड्रॉ करनी पड़ेगी तो वो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ए, बी और सी,
यहां पर ये देखिए ए बी और सी तीनों एंगल्स का सम होता है अपने पास 180 डिग्री। क्यों? मुझे एक बात बताओ, जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण क्या हमेशा बराबर होते हैं क्या? तो ये वाला एंगल अगर सी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? सी। अगर इसको आप लोग सी नाम देते हो तो सेम कॉन्सेप्ट से पैरेलल लाइन से चाहे अपने पास जेड सीधा बने चाहे उल्टा बने, ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप बोलोगे बी, और इसको मैं अगर नाम दूं ए, तो ये बात तो आई पहले पॉइंट से कि ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना लो उनका सम हमेशा होता है 180 डिग्री। तो मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन ये अपने पास है, इस पर कितने भी एंगल बनाओ तो उनके 3 बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ, सभी का सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। पहला पॉइंट, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है? हाँ और ना करके बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक सैटरडे को होता है यस तक, प्रत्येक सैटरडे को होगा भाई। एच और एन बोलते रहो, समझ में आया तो एच, नहीं आया तो एन। एच और एन आप लोग बोलते रहो और मुझे ये चीज समझाते रहो। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। सिद्धार्थ वर्मा को नहीं समझ में आया। एच और एन सारे बच्चे बोलते रहना भाई। ए बी और सी 180 डिग्री, इसलिए सिद्धार्थ और ज्योति 2 लोग और राहुल। मैं आपको फिर समझाता हूं। अपने पास कभी भी अगर ऑल्टरनेट, ये चीज अभी रटनी है, अभी याद करनी है, जब भी अपने पास ऐसे हो तो ऑल्टरनेट एंगल, जब भी जेड बन रहा हो, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कोण थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, ये लीजिए। तो अपने पास ये वाला एंगल अगर सी है तो जब भी लाइन मैंने पैरेलल खींची है, ये एंगल सी है तो ये भी कितना हुआ अपने पास सी। ऐसे ही मुझे बताइए, ये वाला एंगल अगर बी है तो ऑल्टरनेट एंगल जब भी जेड बन रहा हो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अगर बी है तो ये भी कितना होगा? तो आप बोलोगे बी, और इस एंगल को मैं ए मान रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या तीनों एंगल, एंगल ए बी और सी एक स्ट्रेट लाइन पर बना है? और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। मैंने फिर समझा दिया है नवीन चंद्रा। अब मुझे बताओ, क्या भाई अब की बार तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना फिर से बोलिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर ये दो चीज देखिए, मैं फिर बताता हूं, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दो चीज आप लोगों को याद रखनी है कि अपने पास यहां पर जब भी जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन से तो थीटा और थीटा, तो सी बराबर है सी के, बी बराबर है बी के, ए अपने पास यहां तो ए है ही, और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। ये मैंने लगाया है। उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। ये था अपने पास पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 2। देखिए आप लोग, 2 नंबर में ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक ट्रायंगल में अपने पास ए बी और सी, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे, बहुत शानदार काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां पर इसको बढ़ाने पर ये वाला जो है अपने पास, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान रखना, ये जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल अल्फा जो होगा वो बराबर होगा अपने पास किसके? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। ये जो बाह्य कोण आगे बढ़ाने पर ये जो एंगल है, ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुनना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसे क्यों हुआ। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए सुरेंद्र और कृष्णा, मैंने आपको 3 बार समझाया भाई, बिल्कुल स्लो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको रिकॉर्डेड में फिर दूंगा, तो आप 4-5 बार करके वापस भी उसको देख सकते हो। ऑनलाइन क्लास में वैसे एक बार ही समझाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हो, एक बार में ही मैं आपको सारी चीज समझा दूं। लेकिन 3 बार में भी अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो पहली बात तो ये बैच एसएससी रेलवे या सीडीएस के बच्चों के लिए है, तो उसका एक स्टैंडर्ड भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, 3 बार में तो आप चीज पकड़ना सीखिए। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य जो कोण होता है वो अंतः और अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं, ये है इंटीरियर एंगल तीनों।
आगे बढ़ाने पर यह है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर जो एंगल होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑलवेज इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। ये जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएं। बाह्य कोण जो होता है वो हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों का योग। बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। हमेशा याद रखना कि ऐसा क्यों हुआ। नोट्स आप लोग मैं लिख कर भी दूंगा, आप साथ साथ बना भी सकते हो। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर इसलिए होता है क्योंकि यहां पर अपने पास, मुझे एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसको अगर मैं ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी मानता हूं, अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रूव किया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ, दो एंगल देने के बाद आपको तीसरा एंगल अगर निकालना है तो क्या 180 में से एंगल ए और एंगल बी को अगर जोड़कर मैं घटा लूं, एंगल ए और बी को ऐड करके 180 में से घटा लूं, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल आ जाएगा? ये मैंने कैसे लिखा, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ठीक है मयूर चौहान भाई, अपने पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। यहां पर ये जो एक्सटीरियर एंगल को छोड़िए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटाऊंगा तो तीसरा एंगल, उम्मीद है समझ पाए होंगे। और जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया है कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम मुझे बताइए क्या 180 डिग्री होगा क्या? तो यहां पर अपने पास दो एंगल देने के बाद तीसरा, तीनों का सम 180 डिग्री है। दो एंगल देने के बाद तीसरा आपको निकालना है रितिका, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स का नियम होता है, ऐसे याद कर सकते हो। जब तीन का सम दिया हुआ हो तो और दो आपके पास हैं तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लो, इसको बना लो मैथ्स का नियम और याद कर सकते हो मैथ्स के नियम के नाम से। तीनों का सम 180 डिग्री और दो दिए हुए हैं तो उन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो तीसरा आएगा। कौन, किसका नियम? मैथ्स का नियम। यहां पर ये होता है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो हमेशा तीसरा आएगा। और 180 पर बना जो एंगल होगा एक स्ट्रेट लाइन पर, ये दो एंगल है, ये वाला तो अपने पास ये है और दूसरा जो एंगल है अपने पास ये कितना है? अपने पास अल्फा है। ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तो क्या अपने पास 180 डिग्री हो गया है क्या? 180 से 180 कट गया है तो एंगल अल्फा किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। एक्सटीरियर एंगल जो हो, यही हम लोगों को प्रूव करना था कि बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक चीज ध्यान रखना, मैं कमेंट पढ़कर ये अनुमान नहीं लगाता हूं कि आपको ये चीजें आती होंगी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाया है मैंने ऑफलाइन, अब भी मैं ऑफलाइन ही ज्यादा पढ़ाता हूं। ऑनलाइन तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बैच चलाता हूं, इस टाइम इवनिंग में 6 to 7:30, 1.5 घंटे जिस भी बच्चे को पढ़ना होता है इस बैच में आ जाता है। मुझसे अगर कोई पढ़ना चाहता है, लगता है कि यार इन सर से मैथ्स पढ़ा जाए, जिसको भी पढ़ना होता है वो इस बैच में आ जाता है। बाकी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने में पता लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनकी जब नोटबुक या उनको जब मैं देखता हूं, जब मुझे बोर्ड पर लिखता हूं, फिर अगर क्वेश्चंस हो चुका होता है तब तो बच्चे क्यों लिखेंगे, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज बच्चा नोट करता है तो मुझे पता लगता है कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं मेरी तरफ से हर चीज बताता हूं, कोशिश करता हूं सब कुछ बताऊं, लेकिन आप भी सीखने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने 3 बार बोल दिया कि दो एंगल को जोड़कर 180 में से, क्योंकि तीनों का सम 180, दो को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा।
फिर मैंने ये लाइन बोल दी, फिर मैंने ये लाइन बोल दी, लेकिन इतनी छोटी चीज 4 बार में तो आप पकड़ना सीखिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी भाई। एकदम सब चीजों को हलवा मत समझो कि एकदम बस बना बनाया तैयार और हमें चबाना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट पेट के अंदर। ऐसा अगर आपका बिना मेहनत किए सिलेक्शन हो गया, तो मोदी गवर्नमेंट की स्कीम आपको पता होगी कि अपने पास एक स्कीम पता है ना आप लोगों को, कि आधी सैलरी आपकी मैथ्स वाले टीचर के अकाउंट में डालना शुरू कर दी है और आधी सैलरी आपके इंग्लिश वाले अकाउंट में डालनी शुरू कर दी है। बाकी जीके वाले, कंप्यूटर वाले, रीजनिंग वाले, जिसने आपको टाइपिंग सिखाई है, वो तो आपसे पैसे मांगते ही रहेंगे जिंदगी भर कि हमें भी दो, सैलरी में से हमें भी दो। तो फिर कितने लोगों को आप लोग ऐसे मना करोगे कि यार अभी पैसे नहीं है, मेरे तो दोनों ही पैसे मैथ्स वाले और इंग्लिश वाले दोनों में सैलरी आधी आधी बढ़ जाती है, मैं रिटायरमेंट पर दूंगा। तो रिटायरमेंट पर वो लोग ले जाएंगे, सैलरी मैथ्स और इंग्लिश वाले ले लेंगे, तो फिर आपका क्या ही फायदा रहेगा तैयारी करने का। इसलिए आप मेहनत करो, मेहनत करो, अपने दिमाग में थोड़ा सा कोशिश करो भाई कि ये चीजें तो आप लोग समझो, ठीक है ना। ये चीजें कम से कम समझने की कोशिश करो कि दो तीनों का सम 180 और दो को जोड़ के 180 में से घटाऊंगा तो तीसरा एंगल अपने पास आएगा। ये समझ जाओ तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ना ना मयूर, एक ही नोट्स ठीक है, एक ही नोट्स ठीक है भाई, नोट्स एक ही जगह ठीक है, उनसे आप टिक करते चलो। उम्मीद है दूसरा पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सटीरियर एंगल जो अपने पास होंगे वो कितने होंगे, 3। अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ए है, एक बी है, ये सी है। तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल ध्यान रखना 3 होता है। तो ये तीनों एक्सटीरियर एंगल जो है, बाह्य कोण जो है, ये वाला किसके बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा ए प्लस बी के बराबर। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख, इंटीरियर और अपोजिट। इंटीरियर अपोजिट का मतलब अंदर वाला और अपने पास अपोजिट वाला, ये अपने पास किसके बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर। जैसे ये बाह्य कोण जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ए प्लस एंगल सी के बराबर। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के। बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये जैसे अपने पास है ए प्लस बी के बराबर, ऐसे ये एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करो तो बी प्लस सी के बराबर, और ये एंगल इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को ऐड करना है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर 2 मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बोलिए ठीक है क्या। थैंक यू प्रिंस शर्मा भाई, अगर आप मुझसे बढ़िया समझ पाते हो तो। मैं एक ही काम करता हूं भाई, सिर्फ पढ़ाता हूं ना, 2 काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं और सोता हूं। उसके अलावा कोई मेरा बिजनेस नहीं है, कोई मेरा काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं करता हूं उसके अलावा मैं। ओनली 2 काम, पढ़ाना और सोना। और वो दोनों मैं बहुत बढ़िया करता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा पढ़ाना और सोना दोनों काम ही मैं बहुत बढ़िया करता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर एक ही काम है मेरे पास, एक ही काम है आपको पढ़ाना और दूसरा सोना, अगर उसको भी मैं ढंग से नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या ही करूंगा, ठीक है ना। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा पॉइंट 100% आपके समझ में आएगा, आपके सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। बस सीखना आप लोग इस चीज को याद रखना। मुझे एक बात बताइए, एक अपने पास सिटी है बी और एक अपने पास है सी। यहां से यहां पर ध्यान से सुनना, मैं ये बता रहा हूं रामकिशोर, खाना तो खाना होता है, ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं भाई, लेकिन वो बढ़िया नहीं करता मैं। बढ़िया जो काम करता हूं वो 2 ही करता हूं, पढ़ाना और सोना, 2 ही काम जमकर करता हूं। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम तो आपने कहीं भी, मैंने जहां पढ़ाया फ्री पेड कहीं भी मैंने पढ़ाया है, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट पर, पहले मैं यूट्यूब अन अकेडमी पर पढ़ाता था, मैंने हमेशा आपको ठीक ही पढ़ाया। ये तो पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कल से आप देखोगे सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई चीजें हम लोग नहीं करते। यहां पर देखिए,
अपने पास मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कमेंट बिल्कुल नहीं भाई, हम लोग दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, पूरा दिमाग पढ़ाई पर रखिए, पढ़ाई पर रखिए, पढ़ाई पर रखिए। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर दो सिटी है अपने पास, एक बी है एक सी है, एक तो बी से सी पर आप लोग डायरेक्ट जाते हो, मेरा क्वेश्चन सुनिए, आंसर देने की कोशिश करना। एक तो बी से सी पर आप डायरेक्ट गए हो, और दूसरा ऊपर एक सिटी है ए, आप लोग बी से ए पर गए, और फिर उसके बाद ए से आप लोग सी पर आए। तो मुझे बताइए डिस्टेंस बढ़ेगी, घटेगी या बराबर रहेगी, ये बात मुझे बताना। ये ए पॉइंट चाहे थोड़ा सा भी ऊपर बना लो, ये सिटी चाहे थोड़ी सी भी ऊपर बना लीजिए, मुझे बताइए यहां से यहां पर गए और यहां से यहां पर आए, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये आप लोग बताओ। तो आप लोग सारे बच्चे, मुझे लगता है कि इतना आप लोगों में कॉमन सेंस होगा कि बी से सी तक एक तो डायरेक्ट जाओ, फिर एक दूसरी सिटी से जाकर वापस अगर इस पर आते हो तो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, अपने पास किसी भी ट्रायंगल है, यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं, एक ट्रायंगल अपने पास अगर है ए बी और सी, तो ध्यान से समझना, इसके सामने वाली साइड ए है, स्मॉल ए बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो एक तो डायरेक्ट डिस्टेंस जो ए है बी से सी तक, एक बी से आप ए पर गए और ए से सी पर आए, तो ध्यान रखना ट्रायंगल की दो साइड्स का सम बी प्लस सी ऑलवेज बड़ा होगा ए से। कोई भी दो साइड अगर आप लोग जोड़ते हो तो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, याद रखना। ए प्लस सी जो होगा अपने पास, ए प्लस सी जो होगा वो बड़ा होगा बी से। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा और हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि ये तो हमेशा आसान पॉइंट है। बोलिए ठीक है क्या? ट्रायंगल की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। पॉइंट नंबर है अपने पास 3, और हमें 4 नंबर पॉइंट ये कहता है आकर कि ट्रायंगल की दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ये अपने पास ए है, बी है और सी है। ए बी और सी अपने पास, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से, अपने पास दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। और ये मोड में लेना है, पॉजिटिव लेना है। और बात ये है कि ऐसा क्यों होता है, बताइए मुझे। जैसे ही जहां जहां से क्वेश्चन आ चुका है, उस हर चीज का मैं मेरी तरफ से क्यों बताऊंगा, आपको क्यों पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, आपको सिर्फ और आपको क्यों आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से समझाऊंगा, एक बार समझ लेना। आपको तो सिर्फ ये पॉइंट याद होना चाहिए, लेकिन उसको समझने के बाद याद होना चाहिए, सूखा नहीं रटा जाएगा। यहां पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग पूरी ज्योमेट्री की बात करते हो, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है। ध्यान रखना, पूरे ज्योमेट्री में मैं पॉइंट वाइज आपको पढ़ाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट मिलेंगे 150 या 160 पॉइंट। 150 के लगभग पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना उसको देना है उतना टफ पेपर बना लो, कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी है ही नहीं। ध्यान रखना, सिर्फ वो 150 या 160 पॉइंट है, पॉइंट वाइज मैं आपको बताते चलूंगा, वो आप लोग याद कर लीजिए। उनको बार बार रिवाइज करके याद भी नहीं करना, उनको बस ये पता होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से छोटा होता है। ये रटना नहीं है, ये याद नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बताए तो याद आना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहां पर हाँ से प्री से पहले आपका कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा भाई, प्री से पहले कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा। पहले वाला जितना अभी तक आपको मिल रहा है उसको एडवांस जो अर्थमेटिक मिला है उसको आप रिकॉर्डेड देख लो, और आगे वाला मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा, प्री से पहले करवा दूंगा भाई, प्री से पहले करवा दूंगा आपको। यहां पर देखिए, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोग सूखा नहीं रटा जाएगा, कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना कि ऐसा क्यों हुआ, उसको समझ लोगे फिर याद करोगे तो याद भी रह जाता है। यहां से आइए, मैं ये प्रूव करवा चुका हूं कि ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, यहां से हम लोग देख चुके हैं। तो अब कोशिश करना सीखने की, इसको आप लोग आगे ले जाओ। बी जो है वो बड़ा होगा किससे, ए माइनस सी से। इसको आप लोग आगे ले जाइए, b बड़ा है a माइनस सी से, और यहां पर यहां से क्या लिख सकते हो, b बड़ा है c माइनस ए से। पहले से आप लोग क्या लिख सकते हो, देखना ये मोड क्यों लगाया मैंने, पॉजिटिव क्यों लगाया, हर छोटी से छोटी चीज समझाऊंगा।
लेकिन आप सीखने की कोशिश करो। अंशु कुमारी, दूसरे कमेंट्स आप नहीं करो, मुझे बहुत डर लगता है मैथ से। आप रेगुलर रहो, नहीं लगेगा। मैं आपको 3 महीने बाद पूछूंगा क्या अब डर लग रहा है क्या। तो दूसरे कमेंट अभी नहीं करो। आप सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास में मैंने बता दिया है, आप रेगुलर रहो। मैथ सिखाने का काम मेरा है। आप मेरी क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो ओनली मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, ओनली मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इंग्लिश पर, जीके पर, इन पर कम ध्यान दे पाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। और ये मैं मना करता हूं कि भाई ओनली मैथ्स नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं, मेरी तरह मास्टर बन जाओगे। और मैथ्स, ओनली मैथ्स नहीं पढ़ना, आपको सारे सब्जेक्ट साथ लेकर चलना है। और एक्स्ट्रा कमेंट अब नहीं करो भाई, है ना, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करो। हाँ रितेश, मैं आपको कहूंगा रितेश, ओनली मैथ्स नहीं पढ़ना भाई, मैथ्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स पर साथ साथ ध्यान देना है। ये आप लोग सारे बच्चे ध्यान रखना, नहीं तो मास्टर बन जाओगे मेरी तरह, है ना। देखिए, यहां पर अपने पास जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक तो ये उठाया है, बी बड़ा है किससे, ए माइनस सी से, और बी बड़ा है सी माइनस ए से। मुझे बताइए ए किस में से पॉजिटिव, ए या ए में से सी घटाओ या सी में से ए घटाओ, ए किस में से पॉजिटिव आएगा और ए किस में से नेगेटिव आएगा। आप मुझे बताइए, कोई भी जो संख्या है, ये जो एक्स है वो -2 से भी बड़ा है, और x जो है वो 2 से भी बड़ा है। तो मुझे बताइए कि इसको बोलोगे क्या कि x 2 से बड़ा है। कोई भी व्यक्ति जो आपके घर आ रहा है वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। ये कोई भी व्यक्ति जो आपके घर आ रहा है वो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिर्फ ये लिखते हैं कि एक व्यक्ति आपके बड़े भाई से बड़ा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट उसमें कवर हो जाएंगे क्या। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट उसके अंदर कवर हो जाएंगे। एक व्यक्ति आपसे भी बड़ा है और वो आपके बड़े भाई से भी बड़ा है। तो मैं अगर सिर्फ ये बोल दूं कि एक व्यक्ति आपसे बड़ा है, तो उसमें ये कवर नहीं हो पाएगा कि आपके बड़े भाई से बड़ा है या नहीं है। लेकिन मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति आपके बड़े भाई से बड़ा है, इसका मतलब आपसे तो बड़ा होगा ही होगा। क्या दोनों स्टेटमेंट कवर हो जाएंगे क्या। तो यहां पर आपको पता लग गया कि एक संख्या -2 से भी बड़ी है और एक संख्या 2 से भी बड़ी है। इसका मतलब x का मान पक्का 2 से बड़ा होगा क्या। x का मान कोई कहे कि 0 है, आप कहोगे नहीं, वो कहेगा -2 से तो बड़ा है, तो आप कहोगे यार भाई 2 से भी तो बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 0 नहीं हो सकता, x का मान 1 नहीं हो सकता। तो इसमें अपने पास यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस साइन के साथ यहां पर a माइनस सी के साथ अगर ये नेगेटिव आता है तो हम लोग इसके साथ मोड लगा देते हैं कि मोड हो, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं, नेगेटिव है तो भी आप लोग उसको पॉजिटिव बना लेना। इसलिए हम लोग ये जो मोड का साइन ले रहे हैं, हाँ और ना बताइए कि मोड क्यों लगा दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। क्योंकि कोई चीज a माइनस सी से भी बड़ी है, c माइनस ए से भी बड़ी है, तो इन दोनों में से एक जरूर पॉजिटिव रहा होगा। हमें नहीं पता कि a और c में कौन बड़ा है, a और c में कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता। ना ना श्री राम यादव, ऐसे कमेंट नहीं भाई। ऐसे कोई भी मतलब पॉलिटिशियन भी ऐसा नहीं है कि किसी को हम लोग कुछ भी बोले, वो भी अपने लिए एक रेस्पेक्टेड लोग ही हैं। तो इस टाइप के कमेंट भाई मुझे तो देखो सही लगते हैं नहीं। और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं मना करता हूँ कि हर आदमी की अपनी अपनी डिग्निटी है भाई, हर आदमी की अपनी रेस्पेक्ट है, वो चाहे हमें देख रहा है या हमें नहीं देख रहा है, हर आदमी की अपनी रेस्पेक्ट है। तो हमें सबके साथ रेस्पेक्ट के साथ ही मुझे लगता है कि आपको, हर व्यक्ति को, देखिए समझ नहीं आ रहा चिराग, कोई बात नहीं, मैं फिर समझा देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या आप लोग इसको आगे ले जाओगे तो अपने पास प्लस की जगह माइनस बनता है। चिराग, इतनी बात तो आप समझ पाए हो क्या। इसको प्लस अगर आगे जाता है तो वो माइनस बन जाता है, ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। प्लस जब आगे जाएगा, या यहां से आप लोग ले सकते हो बी इधर रख लो, ए आगे जाएगा तो अपने पास सी माइनस ए हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर कुछ भी अपने पास हो, ए माइनस सी से भी कोई चीज बड़ी हो और सी माइनस ए इससे उल्टा, इससे भी बड़ी है और इससे उल्टे से भी बड़ी है, तो फिर आप लोग मोड लगा दिया करो। ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। इस मोड का मतलब ये होता है कि यहां पर अपने पास -2 भी अगर आ गया तो उसको आप लोगों को 2 ही लिखना है। 2 आ गया तब तो 2 लिखना ही है, लेकिन -2 आ गया तो भी 2 लिखना है। मैथ्स में मोड का मतलब ये होता है। बोलिए ठीक है क्या।
उम्मीद है आप लोग ये बात मैंने क्या समझाया है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो पॉइंट नंबर 3 अगर थोड़ा सा कम समझ में आया कोई बात नहीं, ये याद कर लेना भाई कि अपने पास पॉइंट नंबर 3 दो साइड्स का सम, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी है और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो याद रखना ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, बी प्लस सी बड़ा होगा ए से और ए प्लस सी बड़ा होगा किससे, बी से। और चौथा पॉइंट अपने पास ये है और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी से बड़ा छोटा होता है, याद रखना। बी माइनस सी छोटा होगा किससे, ए से, सी माइनस ए छोटा होगा किससे, बी से, और ए माइनस सी बी माइनस सी और ए माइनस सी तो आ ही चुका है। और कौन सा बच गया अपने पास, सी आना चाहिए, तो ए और बी अपने पास बच गया है, छोटा होगा किससे, सी से। ये चीजें दोनों याद रखना, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर उम्मीद है दोनों बात समझ पाए होंगे। पहली बात ध्यान रखना, अगर अपने पास एक ट्रायंगल में, तो याद रखना अगर मैं एक आया हुआ क्वेश्चन जो 2011 या 12 में आया था वो अगर लिखता हूं, बहुत पुराना क्वेश्चन, एक साइड 4 है एक साइड 10 है, तो मुझे बताओ ए का मान क्या कहां से कहां तक हो सकता है, इसकी रेंज या प्रास बताइए। एक साइड 4 है एक साइड 10 है, तो ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है, ये बताओ आप लोग। हाँ ये सबके लिए आरिफ, आरिफ भाई ये सबके लिए है। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, ठीक है। क्या ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, ये अगर ए मानोगे दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा, तो इनका सम 14 तो तीसरी से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 6.1 6.2 6.3 6.4 यहां पर इस प्रकार से, इस बार मेंस में भी आया था क्या से, मेंस का क्वेश्चन बहुत आसान आया था अक्सर पेपर अब की बार, लेकिन क्या पता कभी टफ भी बन जाए आसान बन जाए। मैं तो आपको पूरा मैथ सिखा देता हूं भाई, उसके बाद आप जो चाहो वो वैसे करना। 6 कैसे रवि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। इन दोनों को घटाओगे, देखिए दो चीजें याद रखना, इनका सम हमेशा तीसरी से बड़ा और डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। तो इनको जोड़ोगे तो 14 आया और इनको घटाओगे तो हमेशा 6 आया, बोलिए ठीक है क्या। अगर मैं बोलता हूं ए कोई ना कोई इंटीजर है, यहां पर अपने पास बोला जाए कि ए जो है वो कोई ना कोई इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है, अगर वो बोलता है ए कोई इंटीजर है पूर्णांक है। अब पहली बात सर इंटीजर या पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले मैं हर छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा। इंटीजर या पूर्णांक का मतलब, लेकिन अगली क्लास में चीजें याद होनी चाहिए। आज जो भी बच्चा कुछ भी पूछेगा मैं हर चीज का रिप्लाई करूंगा, हर छोटी छोटी चीज बताऊंगा। लेकिन कल अगर पूछोगे कि सर त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा कैसे, तो कल मैं आपको खा जाऊंगा, ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास इंटीजर या पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या है जिनके अपोन में वन हो, यानी पॉइंट्स में नहीं हो। जैसे 5 6, 6 के नीचे कितना लिख सकते हो 1, 7, 7 के नीचे कितना लिख सकते हो 1। ये 7 के नीचे तो सर मैं 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन 7 के नीचे अगर 2 लिख दोगे वो पूर्णांक नहीं, लिख तो सकते हो आप, रोक कौन लेगा आपको, लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। अगर अपने पास अपोन में 1 है वो सारी की सारी चीजें पूर्णांक है। जैसे 8 है अपोन 1 तो 8/1 8 ही होगा, पूर्णांक है। तो अगर इंटीजर है तो ए का मान कौन कौन सा पॉसिबल है ये आप लोग बताइए। तो आप लोग मुझे कहोगे कि सर ए का मान जो पॉसिबल है वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है,
12 है और 13 है। तो बताओ कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? तो ऐसी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं? 7 वैल्यू पॉसिबल हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। गंगाराम मीणा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, वो बात मैं वापस से आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं भाई, क्योंकि नहीं से मुझे पता नहीं लग रहा है। ठीक है, रिवीजन कर लो भाई, मुझे पता नहीं लग रहा है गंगाराम, थोड़ी एक्सप्लेन करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई कि क्या मैंने कौन सा लिख दिया इसमें अजीब, वो चीज मुझे बताइए। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना, सीखना आप लोग। जैसे एक साइड अपने पास, गंगाराम लिखना भाई, थोड़ा सा कमेंट लिखना, ये अपने पास साइड 4 है, ये साइड अपने पास 10 है, और कहे कि ए का मान कोई ना कोई इंटीजर है, तो बताइए नंबर ऑफ, कोई पूर्णांक है, ये अपने पास अगर कोई पूर्णांक है, तो बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल ट्रायंगल होंगे, जो दो साइड आपको दी हुई है, उन दोनों में मिनिमम साइड आपको ढूंढनी है। 14 समझ में नहीं आया सर, 6 ए। राय राजीव, दो भुजाओं का योग 10 और 4 को आपको क्या करना है? घटाना है। तो अपने पास 6 आएगा, और ये जोड़ोगे तो अपने पास 14 आएगा। तीसरी साइड इसके बीच होती है, ये चीज मैंने लिखी है, एक बार घटाया है और एक बार मैंने जोड़ा है भाई। ना ना अनुभव, अगर ओनली आप कैट देते हो तो भाई कवर नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही देते हो कि मैं कैट भी साथ दे लेता हूं, कर तो एसएससी या रेलवे रहा हूं, तो आपका हो जाएगा, लेकिन ओनली कैट देते हो तो नहीं होगा भाई। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो कहेगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बताओ, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो ट्रायंगल होंगे, वो अपने पास होता है 2n-1। 2n यहां पर छोटे वाली साइड है, तो ध्यान रखना यहां पर अपने पास 2 गुना हम लोग करेंगे 4 और -1, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे? तो 7 ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। 7, 4 और 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई पहले से, 4 और 10 जो है वो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। यहां पर अब बात यह है कि सर ये बना कहां से? ये हमने पहले भी सुना है कहीं पर कि ऐसा होता है 2n-1, लेकिन ये छोटे वाली साइड लेते हैं, पता तो है, लेकिन ये कहां से आया ये आज तक पता नहीं लगा। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में मान लो अपने पास एक साइड अपने पास ए है, एक साइड अपने पास बी है, और एक साइड अपने पास सी है, और इन दोनों में से मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो छोटी साइड अपने पास ए है, और उससे भी पहले एक बात मुझे बताओ, यहां पर एक से 10 के बीच कितने नंबर होंगे, ये बताना मुझे। यहां पर 1 व 10 के बीच कितने इंटीजर होंगे? इंटीजर बिटवीन 1 to 10, आपको यह बताना है 1 व 10 के बीच कितने इंटीजर होंगे, ये बात बताना मुझे सभी लोग सबसे पहले। बाकी सब कुछ आप छोड़ दो, यहां पर चिराग सिंह, बाकी सब कुछ छोड़ दो, आप इतिहास को छोड़ो, सिर्फ मुझे इतनी बात बता दो कि 1 से 10 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो आप लोग बोलोगे सर 1 से 10 के बीच में मुझे बताओ 8 होते हैं या 9 होते हैं? तो आप कहोगे सर 8 होते हैं। ध्यान रखना 9 नहीं होते, 8 होते हैं। तो 8 निकालोगे कैसे? यहां तो ऐसे लिखकर भी निकाल सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सर ये मैंने काउंट कर लिए, 8 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे आप ऐसे करोगे तो मैं कहूंगा कि बताओ 100 से 200 के बीच, तो लिखोगे थोड़े ना। आप कहोगे 100 से 200 के बीच, तो क्या आप लोग लिखोगे क्या इनको? बिटवीन 100 to 200 अगर पूछे तो इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका? 1 से 10 के बीच अगर पूछा है तो 10 माइनस 1, और इसमें से ये 9 बचेंगे, एक और घटाते हैं, क्योंकि 10 को भी आपको नहीं लेना, एक और घटाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 और 1 दोनों को ही नहीं लेना, तो 10 में से 1 घटाया तो अपने पास एक और घटाना पड़ेगा, याद रखना। तो इसमें से घटाओगे तो 200 में से अगर 100 घटाओगे तो एक और घटाना पड़ेगा, तो अपने पास 100 101 घटाओगे तो ऐसे मुझे बताइए 99 होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुलदीप तो 98 लिख रहा है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा के 1 और घटाना पड़ता है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना।
यदि कभी भी अपने पास ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो मुझे बताओ सी का मान कहां से कहां तक, सी कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, तो मुझे बताओ सी का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा। सर अभी भी आपने बताया है कि सी का जो मान होता है ये अपने पास डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस तो इससे छोटा होगा, डिफरेंस तो अपने पास इससे छोटा होगा, और दोनों में बड़ा नंबर कौन माना मैंने, बी बड़ा माना है और ए छोटा माना है। ध्यान से सुनना, बी बड़ा माना है और ए छोटा माना है। तो यहां पर, और मुझे बताओ क्या बी प्लस ए से बड़ा होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अभी भी जो मैंने 2 पॉइंट पढ़ा है, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है, उनको मैं साथ लगा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, कि अगर आपको यहां से ये जो x का मान है वो 1 से बड़ा और 10 से अगर छोटा हो तो x के कौन कौन से मान पॉसिबल हैं, तो आप कहोगे 10 में से एक घटा के एक और घटाओ। तो c के कितने मान पॉसिबल है अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर दोनों में से, बड़े नंबर में से आप इसको घटाइए और फिर 1 और घटाना पड़ेगा। यहां पर अपने पास, अरे रवि आप किसी को भी बड़ा मान लो यार, आप ए को बड़ा मान लो और बी को छोटा मान लो, तो आपको ये तो पता है ना कि आपने जो माना है वो ये माना है। आप ए को बड़ा, बी को छोटा, बी को बड़ा, ए को छोटा मान लो, लेकिन आपको खुद को तो पता होगा ना कि मैंने किसको बड़ा माना है। वो नहीं पता लगे तो पहले लिख लो, माना ए बड़ा है बी छोटा है, या ऐसे मान लो बी बड़ा है और ए छोटा है। किसी को जो आपका मन करे उसको मान लीजिए, मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बी को बड़ा, ए को छोटा, ए को बड़ा, बी को छोटा मान लो। हमें तो ये देखना है कि किसका डबल होगा, बड़े नंबर का डबल होगा या छोटे नंबर का डबल होगा, वो आपको देखना है। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये b प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस वन, बी से बी कट जाएगा, तो क्या ये अपने पास 2a-1 होगा क्या, आप कहोगे जरूर। याद रखना भाई, और ए कौन से नंबर को माना है, छोटे नंबर को माना है। अगर आप रवि भाई बी को अगर छोटा मान लोगे तो आपका आंसर आएगा 2b-1, यानी कि छोटे नंबर को डबल करके -1 मानना है। तो मैंने छोटे नंबर को यहां पर ये माना है। जैसे यहां पर अगर आप लोग करोगे तो अपने पास डायरेक्ट तो ये याद रखना ताकि एग्जाम में टाइम बचे, 2 × 4 - 1, तो अपने पास कितना होगा 7, और n कौन सा होता है, छोटा नंबर। सर क्यों हुआ ये समझाओ। तो a का मान मुझे बताओ 6 से तो बड़ा होगा, और क्या 14 से छोटा होगा क्या, और 6 से 14 तक नंबर ढूंढने, तो 14 - 6 -1 करोगे तो आंसर तो अपने पास 7 ही आना है। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। याद रखना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने YouTube पर नहीं पढ़ाए हैं। तो जिन बच्चों ने YouTube से नोट्स बना रखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, आपको नोट्स वापस तो नहीं बनाना, लेकिन उन नोट्स में साथ साथ यहाँ पर जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं वो चीज आप लोग इसमें लिखते रहना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो मैंने YouTube पर नहीं बता रखे हैं, तो उनको आप लोग उन नोट्स में ऐड करते चलना भाई। जो भी बच्चे YouTube से पढ़े पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग जरूर इसमें यहां पर ऐड करते चलना। बोलिए ठीक है क्या। मैं आपको फिर बताता हूं भाई, एक ही चीज, सिर्फ और सिर्फ आप लोग रेगुलर रहिए। मैथ सिखाने का काम मेरा है। पहली क्लास थी, पहली क्लास हम लोग 1 घंटे की रखेंगे। कल से हमारी क्लास 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, प्रॉपर क्लास होगी, हम लोग डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। पहली क्लास नॉर्मली इंट्रो क्लास टाइप होती है, जिसमें आप मेरी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, मैं किस टाइप से पढ़ाता हूँ ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करो। तो 1 आवर की हमारी क्लास है, जो फिर ब्रेक होगा कल से। तो आज तो क्लास इतनी देर की है। थैंक यू। श्रीराम यादव मिलवा दो प्लीज सर, कल मिलवाता हूँ श्रीराम, कल मिलवाता हूँ मैं देवांश से। कल उसको पहले ही बोल दूंगा तो वो आ जाएगा। आजकल उसके एग्जाम्स तो खत्म हो गए, बढ़िया वो मस्ती कर रहा है पूरे दिन, तो मैं कल आपको मिलवाता हूँ। एएलपी के लिए लिया है रवि, आपका दिन में शायद आपका ही कॉल था मेरे पास। एएलपी के लिए बैच लिया है, आप बहुत सही जगह आए हो। मैं आपको अश्योर करता हूं आपको निराशा नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सही तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। तीनों ही बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के लिए नॉर्मली पूरा बेसिक से मतलब कुछ टीचर पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पूरा बेसिक के साथ ट्रिक्स के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा भाई। ठीक है ओम प्रकाश ड्यूटी भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।